नमस्कार। आज पुनः हम वर्मा एन्क्लेव के परिसर में हमारा कार्यक्रम सृजन माटी के लाल की अगली श्रृंखला लेकर एकत्रित हुए हैं और आप सभी के सद्भावना और आशीर्वाद से हमारा यह कार्यक्रम सतत बढ़ता चला आ रहा है। पिछले कार्यक्रम को मिले लाइक्स और व्यूज से हम यह देख पा रहे हैं कि हम एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आगे भी आपका सानिध्य इसी प्रकार हमारे साथ बना रहेगा। इसी क्रम में आज हम हमारे साथ उपस्थित आदरणीय मीरा दीदी के नाम से प्रसिद्ध श्रीमती मीरा एंटोनी जी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं, जो मूलतः बैतूल जिले की निवासी हैं। मीरा दीदी आइए। नमस्कार। आदरणीय मीरा दीदी वैसे तो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, परंतु फिर भी हमारे नए दर्शकों को मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। हमारी मीरा दीदी और उनके पति आदरणीय जोसेफ एंथोनी सर, जो 52 वर्षों से एक सफल वैवाहिक संस्था का संचालन कर रहे हैं। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्रियां हैं, जिनको इन्होंने दोनों संप्रदायों के विशेषताओं से गढ़ा है। दीदी ने हायर सेकेंडरी तक शिक्षा प्राप्त की है और उनका जन्म 10 अगस्त 1957 को हुआ। दीदी कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहने के बाद आपने अनायास राजनीति को तिलांजलि दे दी। महिला जागृति, परिवार परामर्श, शिक्षा समितियों में महत्वपूर्ण पदों पर वे कार्यरत रही हैं। बैतूल नगर पालिका अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर आपने सफलतापूर्वक कार्य किया है। वह पद जिस पर अधिकांशतः पुरुषों का वर्चस्व रहा है, वहां पर दीदी ने अपनी एक छाप छोड़ी और आज भी उन्हें बड़े स्नेह से याद किया जाता है। दीदी विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत रही। परिवार परामर्श केंद्र में 3 बार डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के द्वारा सम्मानित, राष्ट्रीय महिला आयोग से प्रियदर्शिनी सम्मान, राज्य महिला आयोग से महिला सशक्तिकरण सम्मान, शब्द संस्था के द्वारा साहित्य सम्मान, नेहरू युवा केंद्र द्वारा महिला सशक्ति सम्मान, कलम क्रांति सम्मान। इस प्रकार दीदी के सम्मानों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि इस चर्चा में पूर्णतः उसे सम्मिलित किया जाना बहुत कठिन है। दीदी ने अपना एक स्वयं का परिचय हमें दिया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि वे सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल हैं। स्वयं के लिए दीदी ये 2 पंक्तियां कहती हैं। मैं इसी के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ कि सद्भावना की एक पोटली लेकर चली थी मैं, जिसमें प्रेम, त्याग, तपस्या की कतरनी थी। बहुत सुंदर शब्द। मैं यहाँ गुंजन को आमंत्रित करूंगी कि वे मीरा दीदी से अपना प्रश्न करें। नमस्कार। नमस्कार। वर्मा एन्क्लेव पर माटी के लाल इस सृजन में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि आपसे हमें आज रूबरू होने का मौका मिला, जिससे हम आपके जीवन का रसतत्व हमारे जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। मेरा आपसे सादर एक प्रश्न है, जैसा अभी मैडम ने आपका संक्षिप्त परिचय दिया, उसमें यह कि आपने काफी समय समाज सेवा करते हुए, राजनीति में रहते हुए उसको एक समय के बाद पूर्ण विराम दिया। तो वो पूर्ण विराम क्यों आया? मेरा ऐसा मानना है एज अ यंगस्टर कि आप राजनीति में होते तो शायद और हमारे जैसे बच्चे और ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता था समाज के लिए। तो क्या इसमें विभेद है कि राजनीति में से ज्यादा अच्छा आप राजनीति को पूर्ण विराम देकर कर पाए? मेरी बचपन से रुचि समाज सेवा में थी जी। वो मैंने मेरी माँ से सीखा है जी। क्योंकि हमारे यहाँ जो घर में माँ के यहाँ काम वाली बाई थी, उसकी डिलीवरी होती थी तो मेरी अम्मा उसके लिए हरीरा बना के हॉस्पिटल ले जाती थी, उसको देखभाल करती थी। कोई भी महिला हमारे घर या कोई व्यक्ति ऐसा परेशान आ जाए तो मेरी माँ उनको बराबर हेल्प करती थी। तो मेरे मन में शुरू से समाज सेवा की भावना थी। राजनीति को भी मैंने समाज सेवा की ही दृष्टि से लिया था, लेकिन एक समय के बाद मुझे महसूस हुआ कि राजनीति से अच्छा है हमें समाज के पीड़ित शोषित लोगों की सेवा करना है, उनके साथ रह के काम करना है, उनके लिए मदद करना है। इसलिए उस समय जरूर मैंने राजनीति में रही, वो सफर भी मेरा बहुत अच्छा रहा, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरी रुचि राजनीति से ज्यादा समाज सेवा में थी, इसलिए मैंने उसको तिलांजलि दी और समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा आगे रही। क्योंकि कुछ एक तो क्या है, मैं शुरू से महिलाओं के लिए कार्य करती आई हूँ, तो मुझे लगता है कि महिलाओं को हमेशा
रोका गया, टोका गया, उनको परखा गया, महिलाओं को रखा गया, उनको छोड़ा गया, लेकिन कभी उनको समझा नहीं गया। तो उन महिलाओं के लिए जो मेरे पास आती थी अपनी समस्याओं को लेके, परेशानियों को लेके, तो मेरा पूरा ध्यान सिर्फ नारी शक्ति की ओर चला गया कि मुझे इनके लिए काम करना है। जो परित्यक्ता महिलाएं हैं उनको सहयोग करना है, प्रताड़ित, घरेलू हिंसा से प्रताड़ित महिलाओं को सहयोग करना है। इसी संदर्भ में हम परिवार परामर्श केंद्र से सन 2000 से जुड़ी मैं, और करीब 1000 से ज्यादा परिवारों को हमने जोड़ दिया आपसी काउंसलिंग के द्वारा, समझाइश के द्वारा। और कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ किसी के अनुभव से भी व्यक्ति सीखता है। हमारे बात करने का तरीका, हम उनको जो अपनत्व देते हैं, उससे वो किस प्रकार हमसे प्रभावित होते हैं, हमारी बात को समझ के उसको मानते हैं और अपने परिवार को सुचारू रूप से चला लेते हैं। तो ये मेरी एक रुचि थी, इसलिए मैंने इन सब चीजों से दूर हटके सिर्फ समाज सेवा को अपने लक्ष्य बनाया, एक माध्यम बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके शब्द आगे भी सभी के लिए बहुत ही जीवन में उतारने लायक हैं, ताकि जिस प्रकार आपने बोला कि परिवार को जोड़ना और समाज सेवा, ये उद्देश्य डेफिनेटली सभी का होना चाहिए, और इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद गुंजन। मैं गुंजन के प्रश्न को ही आगे बढ़ाते हुए दीदी से पूछना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण की केवल बात होती है, लेकिन धरातल की स्थिति कुछ और ही है। तो ये हकीकत कब तक ऐसी रहेगी और ये बदलेगी कैसे? नहीं, देखो, ये बात सही है कि महिलाएं शुरू से शोषित और प्रताड़ित रही हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें बदलाव भी आया है। महिलाएं भी सशक्त हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, और परिवार, जिन महिलाओं को अपने परिवार से, पति से सहयोग मिल गया, वो महिलाएं जरूर आगे जाएंगी। लेकिन अभी हम कुछ उदाहरण देखते हैं, हम रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कई महिलाएं देखते हैं कि पूरी तरह परिवार से प्रताड़ित होने के बावजूद भी वो अपना साहस, अपना आत्मविश्वास, अपनी हिम्मत नहीं खोती हैं और वो आगे बढ़ती हैं। तो हमको अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाते हुए, हाँ, महिला है, हमें कहा जाता है कि हम धरती का रूप है। आप धरती माता को कितना भी ठोको, पीटो, गड्ढा करो, उनको परेशान करो, लेकिन वो आपको फल देती हैं। ऐसे ही स्त्री है, चाहे आप वो कितनी भी प्रताड़ित हो, अगर उसने अपने आप में एक लक्ष्य कर लिया है, एक संकल्प कर लिया है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता है, वो जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचती। बहुत सुंदर संदेश कि स्त्री अगर चाहे तो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकती है। बिल्कुल। इसी क्रम में मैं अगला प्रश्न आपसे करना चाहूंगी कि आप बहुत लंबे समय से परिवार परामर्श केंद्र में सक्रिय रहे। आपकी दृष्टि में मूलतः वे क्या कारण है कि जिसके वजह से परिवार टूटते हैं? और आजकल तो हम देखते हैं, पहले तो हम कई वर्षों में एक आध तलाक की किस्सा सुनते थे। सही बात। लेकिन आजकल ये जो युवा पीढ़ी है, वो बात बात पर बस यूं ही जो है वो तलाक ले लिया कर रही है। तो ये एक तो समाज में एक गलत माइंडसेट भी तय हो रहा है उससे। तो इस संबंध में आपके क्या विचार है? देखिए, परिवार टूटने का कोई एक कारण नहीं है, है ना। जैसे जहां तक हमने इतने समय तक काउंसलिंग हम आज भी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। एक चीज को नहीं माना जाता है कि इसी वजह से तलाक हो रहे हैं। सबसे पहले तो आता है नशा, है ना, कि अगर नशे की आदत है तो पति प्रताड़ित करेगा, कहाँ तक महिला सहन करेगी, उसको छोड़ेगी। नशा हो गया है। उसके बाद हो गया है कि विवाहेतर संबंध हैं किसी के, चाहे पति के हों चाहे पत्नी के हों, वो संबंध हो गए हैं। फिर बेमेल विवाह हो गया है। माता पिता ने देखा है कि खेती बाड़ी बहुत अच्छी है, लड़का भले 40 साल का है, लड़की अपनी 20 साल की, शादी कर दो। तो बेमेल विवाह भी अपने परिवार विघटन के कारण बनते हैं। और बहुत सारी बातें हैं। दहेज हो गया है ना, दहेज हो गया है। दहेज भी एक बात होती है, शारीरिक अक्षमता होती है जो पता नहीं चलती, वो शादी के बाद पता चलती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिस कारण ये विवाह विच्छेद होते हैं। लेकिन मेन कारण जो आज आप बता रहे हो, ये युवा पीढ़ी का, ये वाकई बहुत बहुत दुखद है। क्योंकि हम भी आज देखते हैं परामर्श केंद्र में कि शादी के 6 महीने हुए नहीं है कि दोनों आ जाते हैं तलाक के लिए। कारण क्या है कि बोले वो मुझे स्पेस नहीं देता है। ये स्पेस मुझे समझ में नहीं आता। और उनका ईगो, भाई मैं सुबह उठ के मैं चाय नहीं बनाऊंगी, वो आपको ही बनाना है, मेरे घर में मैं नहीं बनाती। तो हर परिवार का रहन सहन एक जैसा नहीं होता है।
जब तक दोनों एक दूसरे को नहीं समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे, उस घर में एडजस्ट नहीं होंगे, तब तक परिवार नहीं बन सकता है। और सबसे ज्यादा बात होती है कि लड़की के माता पिता का लड़की के घर में जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर उस परिवार को तोड़ने का काम करता है। अगर माँ उसको शिक्षा दे कि आपका घर है, आपको वहीं निभना है, रहना, हम नहीं चाहते कि वो किसी प्रकार का अत्याचार सहन करे। अत्याचार हो रहा है तो बिल्कुल माता पिता के पास आए, लेकिन अगर छोटी छोटी बातें हैं तो उसको आपस में ही आपको एडजस्ट करना है, परिवार में रहना है और अपने परिवार को चलाना है। ये वाकई दुखद स्थिति है जो आप बोल रहे हो। बहुत सुंदर संदेश। सामंजस्य दोनों ओर से होना चाहिए। विचार श्रृंखला के इसी क्रम में मैं आदरणीय M.K. वर्मा सर को उनके प्रश्न के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय छोटी बहन मीरा एंथोनी जी, जैसा परिचय में आप लोगों ने बताया, मैं मूलतः बैतूल का रहने वाला हूँ जी। और पढ़ता भी रहता हूँ। और आपको शायद ना पता हो, मेरी भतीजी आपसे नेहा वर्मा जरूर जुड़ी हुई है जी। तो बड़ी अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं भी यहाँ के परिवार परामर्श केंद्र में आदरणीय जैन साहब ने जोड़ लिया था, तो आपके साथ अधिवेशन बैतूल के या पुलिस ऑफिस में बैठकों में जी जी आपसे मुलाकात होती रही है। जी। तो ये बहुत कटु सत्य है। और परिवार परामर्श केंद्र में जहाँ आपका तो बड़ा बेटर एक्सपीरियंस है, मेरा कम सालों का रहा, लेकिन बड़ी अच्छी व्यवस्था। जो परिवार बस गए वो आज भी गाहे बगाए आपका हमारा बराबर नाम लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस विभाग से जो लेटर निकाल के ये परिवार परामर्श केंद्र बंद कर दिए गए, तो ये विभाग ने अच्छा नहीं किया। अभी बहुत सारे लोग आते हैं और वो पूछते हैं, तो ये व्यवस्था यहाँ नहीं है, बैतूल की है। बड़े मुश्किल से लोग यहाँ आ पाते थे, आपको भी पता है, किराया लगता। अब ये अपने इधर सालबर्डी से अब आदमी अगर वहां जाए बैतूल तो जरा दिक्कत की बात है। पर बड़ी अच्छी बात है कि आप सतत इसमें बराबर लगी हुई हैं। तो ईश्वर आपको दीर्घायु करे और आप इसी तरह समाज की सेवा करती रहें। धन्यवाद। सर, आपने कहा ना कि परामर्श केंद्र क्यों बंद हो गए हैं, जी। तो किसी रीवा की एक महिला ने हाँ, पिटीशन दायर किया था कि हमें मानदेय नहीं मिलता है। लेकिन परामर्श केंद्र सिर्फ एक सेवा भावी संस्था है, वहाँ मानदेय की आवश्यकता नहीं है ना। तो लेकिन उसके बाद भी अभी बैतूल में फिर से इनके द्वारा सखी सहायता केंद्र खोला गया है पुलिस विभाग द्वारा, तो जिसमें है मुझे भी मेंबर हूँ और भी नई लड़कियां हैं जिनको भी रखा गया है। तो वहां पे बुधवार और शुक्रवार बैठ के ये काउंसलिंग की जाती है उनके बच्चों की। तो ठीक है, पुलिस विभाग पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था कि वो दूसरे काम नहीं कर पाते थे और इतना समय नहीं दे सकते थे कि ऐसे लोगों को काउंसलिंग कर सके। इसलिए फिर से एक सखी सहायता केंद्र के नाम से खोला गया है, तो जहाँ पे इस प्रकार की काउंसलिंग हो जाती है। अच्छा, आप भी देखते होंगे, हम भी देखते रहे कि वो जो कपल आता था जी, और बाकी का नहीं, मैं प्रज्ञा मालूम किस गांव का है तो उनने बताया, फिर कहाँ पढ़े हो। अब पढ़े में तो पूरे जिले में अपने को मालूम है कि किसने पढ़ाया होगा, और अपन ने बोला प्रज्ञा कीर्ति वर्मा ने पढ़ाया क्या, तो वो यानी साइकिल आजी का दबाव ऐसा पड़ता था कि उसके बाद वो बिल्कुल सीधी लाइन में। तो उससे बड़ा बेनिफिट हुआ है यानी ये परिवार परामर्श में। चलिए ठीक है, मतलब परिवार परामर्श में शिक्षा विभाग का अप्रत्यक्ष योगदान है। नहीं, मैं तो रहा बेटा, तो वो वही करता रहा। तो वो बहुत ऐसे पेचीदे टीचर आपने भी सुलझाए होंगे, हमने भी सुलझाए, तो वो अभी भी क्या है याद करते हैं। धन्यवाद। हमारे बीच में हम लोग एक बड़ा गौरव का विषय है कि अनुशासन की प्रतिमूर्ति और नारी शक्ति का आह्वान करती हुई, उसका प्रतिनिधित्व करती हुई हमारे बीच में शख्सियत मौजूद है। और अनुशासन इसलिए कहा है मैंने कि हम लोग लेट हो गए, लेकिन आप बैतूल से चलकर क्या बात पहले ही आपने अभी तक जितनी जो बातचीत की विसंगतियों का पारिवारिक, तो हम क्या अपनी सनातन जो संस्कृति उसको परे रखते हुए, उसको भूलते हुए
पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने से ये सब चल रहा है क्या? ये मेरा प्रश्न है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती इस चीज को। ये सारी चीजें पारिवारिक संस्कार के ऊपर निर्धारित रहती हैं। आपके परिवार में जिस प्रकार के संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं उसी प्रकार से उनका आगे का जीवन चलता है। हाँ, कुछ जरूर है कि आजकल सोशल मीडिया हो गया है तो उस कंटेंट को देखते हुए बच्चे थोड़ा सा गलत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर परिवार गंभीरता से उस चीज को ले तो इन चीजों को हम रोक सकते हैं। मैडम जी, इसमें ये एक जो शब्द आता है यूथ, हाँ, तो वो बाहर पाश्चात्य से आया थी ये, तो इससे भी जो विखंडन जो हो रहा है, परिवार जो टूट रहा है, ये भी वजह, क्योंकि मैं स्टडी करता हूँ, आप भी करते हैं, सभी करते हैं, कि ये जो संस्कृति जो आई है लिव इन रिलेशनशिप, ये बिगाड़ कर रही है। मैंने आपको विवाह के संबंध में बताया था संस्कारों की बात, लेकिन लिव एंड रिलेशनशिप की बात जो आ रही है वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, और ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। इससे समाज बनेगा नहीं, समाज और टूटेगा इससे। ये बहुत ही गलत चीज है जो बच्चों के दिमाग में है। क्या है कि आजकल सबको ये लगता है कि हमारे बच्चे बहुत हाई पोस्ट पे चले जाएं, मेरा बच्चा वहां पढ़ रहा है, एक का बॉम्बे पढ़ रहा है, एक का पूना पढ़ रहा है, एक का बेंगलोर पढ़ रहा है। बच्चे वहां अकेले रह के क्या करते हैं, ये इस पर किसी की निगाह नहीं जाती है। और वहां रहते हुए अगर वो किसी से फ्रेंडशिप कर लेते हैं और उस प्रकार से अगर अपना जीवन चलाते हैं तो इसमें हमारी विवाह संस्थाएं बुरी तरह प्रभावित होंगी। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, इसका तो हम भी विरोध करते हैं। ये सही नहीं है, समाज के लिए बिल्कुल सही नहीं है। एक प्रश्न आया है सामने मेरे कि मानदेय जो नेता जो इनके जीवन पर्यंत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अगर 2 साल भी या 4 साल भी अगर राजनीति में है, भी आ गए हैं ये, तो इनको जीवन पर्यंत इनको मानदेय दिया जाता है, और जो अन्य जैसे कि समाज सेवा में जो लगे हुए निष्णात, उनको मानदेय नहीं दिया जाता है, वो इससे वंचित रह जाते हैं। नहीं, देखिए, राजनीति को भी आप, जब हम राजनीति में आते हैं तो एक समाज सेवा की बात करते हैं, लोगों की भलाई की बात करते हैं, है ना, उनके उत्थान की बात करते हैं। तो जहां सेवा शब्द आता है वहां मानदेय होना ही नहीं चाहिए। अगर सेवा का कोई मूल्य नहीं होता है, अगर आप उसका मूल्य ले रहे हैं तो आप सेवा नहीं कर रहे। तो अगर आपकी आत्मा बोलती है कि मुझे ये मानदेय नहीं लेना चाहिए, तो बिल्कुल कोई एक नया उदाहरण यहाँ पे होना चाहिए जो कहे कि मुझे इसके लिए मानदेय नहीं चाहिए, मैंने राजनीति समाज सेवा के लिए होना चाहिए। ऐसा कोई ना कोई उदाहरण सामने आना चाहिए। एक इसकी इस पर से मैं आपको 4 लाइन बोलना चाहती हूँ कि इल्मो इदब के सारे खजाने गुजर गए, इल्मो इदब के सारे खजाने गुजर गए, क्या खूब थे वे लोग पुराने जो गुजर गए। बाकी है फकत जमी पे आदमी की भीड़, बाकी है फकत जमी पे आदमी की भीड़, इंसान को मरे जमाने गुजर गए। तो आज वैसी सोच लोगों में नहीं है। धन्यवाद, आपने सारगर अपने विचार रखे, धन्यवाद आपका। अब सबसे कठिन प्रश्न पूछने वाले मेरा छोटा भाई। एक छोटी सी विरासत में मेरा पहला परिचय मीरा दीदी से कैसे हुआ, इसके बारे में अगर मैं छोटी सी एक बात बताऊं। बहुत मैंने कहीं फेसबुक पे ढूंढा कि बड़ी प्रेरणास्पद बातें करने वाली ऐसी महिला, और उस बीच में यहाँ पर एक छोटी सी हमारी फैक्ट्री चल रही थी जो हमारी श्रीमती जी के नाम थी। तो मैंने कहा इनको थोड़ा सा कुछ अच्छा मिलेगा तो अपने को मीरा दीदी से मिलने ही बैतूल जाना। उसके पहले मेरा इनसे कोई परिचय नहीं था। इनका पता खोजा और इनके घर तक हम दोनों पहुंच गए कि हम आपके घर आ रहे हैं, और आ ही गए, आ क्या रहे हैं। तो हम जब पहुंचे और इनसे पहली मुलाकात हुई, वो पहली मुलाकात में ऐसा लगा बहुत पुरानी मुलाकात थी। जिस ढंग से इन्होंने हमारे परिवार का हिस्सा बन के हमें संजोया। मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ, इस समय राजनीति में अलग अलग परिदृश्य जो आप देखती हैं, जिस ढंग से आप सबके भी समाहित होकर के, क्योंकि अभी एक सवाल और मेरे बीच में आया है कि धार्मिकता के आधार पर सभी धर्म धीरे धीरे कट्टरता की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, आपके साथ एक प्लस पॉइंट है, आप एक साथ 2 धर्मों को लेकर चली, मिसाल बनी। सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता, अलग अलग तरह की परिस्थितियां आती हैं। धार्मिकता कट्टरता की ओर क्यों बढ़ रही है आपकी दृष्टि में? मेरा ये मानना है कि एक तो धर्म किसी प्रकार के विवाद का विषय ही नहीं है। धर्म आस्था की बात है। मुझे कोई नहीं रोकता है, मैं मंदिर नवरात्रों में जाती हूँ तो मुझे कोई नहीं रोकता है, चर्च भी जाती हूँ, मैं अपनी खुशी से जाती हूँ। ये नहीं कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है ना।
पहलवान बाबा की मजार है बैतूल में, मैं वहां भी जाती हूँ। तो धर्म ना कहीं भी विवाद का विषय नहीं है, वो आस्था का विषय है। और जो कट्टरता की आप बोलते हो तो ये हर जगह है, हर धर्म में कट्टरता है। मतलब कुछ लोग, बाकी कोई को किसी से कोई मतलब नहीं है। हम आज समाज में रह रहे हैं, हमारे साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं। अभी गुरुद्वारे में उनका लंगर रहता है, वो घर में बोलने आते हैं दीदी आना, हम तो चले जाते हैं। वो बोलते हैं वहां पे सिर पे आपको पल्ला लेके आना है, वैसे ही जाते हैं, वैसे ही जाके मत्था टेक लेते हैं, उनका लंगर प्रसाद लेके आ जाते हैं। तो ये कोई बात नहीं है। ये कुछ लोग हर जगह हैं जो विवाद उत्पन्न करते हैं, समाज में वैमनस्य पैदा करते हैं। बाकी हमारा भारतीय समाज बहुत अच्छा है, हम सबके साथ बहुत मिलजुल कर रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि सामान्य लोगों के मन में इस प्रकार के विचार आते क्या बात हैं। है, बात तो सही है। तो क्या सामान्य फिर इसके लिए जो अभी हमारे यहाँ के घटनाक्रम चल रहे हैं, इसके लिए आप कहीं ना कहीं राजनीति को दोषी मानते हैं? क्योंकि राजनीतिक जीवन आपका भी रहा है, आप जानते हैं कि पॉलिसियां कैसे बनती हैं। मेरा राजनीतिक जीवन बहुत थोड़ा रहा, जी। 10 साल का रहा। जी। उसके बाद राजनीति मुझे रास नहीं आई। मुझे बिल्कुल। लगता है कि मैं वहां के लिए ठीक नहीं हूँ जी। राजनीति के लिए। तो मैंने वो फील्ड को पूरी तरह से छोड़ दिया है। और मैं राजनीति के इस पे मैं कभी कोई चर्चा भी नहीं करना चाहती और कोई बात नहीं करना चाहती, बहुत सफाई से क्योंकि वो मेरा ये सब्जेक्ट प्रश्न था, उन्होंने सफाई के साथ उसको पूरा किया। अब मैं पुनः यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ हमारी छोटी बहन प्रज्ञा जी को कि वो इस कार्यक्रम को आगे दिशा प्रदान करें। धन्यवाद सभी प्रश्नकर्ताओं का। हम दीदी ने बड़ी बेबाकी से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और सारे उत्तर जो हैं वो काफी संतोषजनक रहे। इसके आगे हम हमारे सृजन मंच के माध्यम से दीदी को सुनना चाहेंगे कि दीदी अपने जीवन काल और आगामी जीवन तथा युवा वर्ग के भविष्य के विषय में क्या संदेश देना चाहेंगे। स्वागत है। एक तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हम दोनों पति पत्नी ने जो हम समाज सेवा के माध्यम से जुड़े हैं और लोगों को देखते हैं, परेशानियों को देखते हुए सन 2018 में हम दोनों ने देहदान का फॉर्म भर दिया है। और कि मृत्यु उपरांत भाई मिट्टी में मिलने से अच्छा है किसी मानवता की सेवा में हम काम आए, कुछ बच्चों को हमसे ज्ञान मिले हमारे शरीर से, तो हम दोनों ने देहदार का फॉर्म भर दिया है। और इसके लिए आपको बार बार सम्मानित भी किया गया है। मैंने भी बीच में आज ही सुबह सुबह देखा था हाँ, कि शशांक मिश्रा जी ने उसी कार्य के लिए आप दोनों को बुलाकर सम्मानित किया था जी। जो हमारे पूर्व कलेक्टर थे। जी जी। और एक संदेश मेरा यह है कि बढ़ती हुई वृद्धाश्रमों की जो संख्याएं हैं वो हमारे लिए चिंता का विषय है ना। माता पिता पता नहीं कितनी कठिनाइयों से बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, भूखे रहते हैं, उनकी हर आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और जब वे बुजुर्ग हो जाते हैं तो उन्हें वृद्धाश्रम में दे दिया जाता है। ये सबसे हमारे भारत के लिए बड़ी कठिन स्थिति। जो हम अपनी भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, इसमें कभी बुजुर्गों को हे नहीं माना गया कि उनको हमने कहीं वृद्धाश्रम में डाल दिया गया है। तो मेरा सबके लिए ये संदेश है, युवाओं के लिए भी ये संदेश है कि परिवार के बुजुर्गों को सम्मान दें, उनका ध्यान रखें और उनको किसी प्रकार का कष्ट न दें। हमारे यहाँ बचपन में हमारे पिताजी किस्सा सुनाते थे कि जो लोहार की जो धोखली रहती है जिससे लोहा गल जाता है, वो मरे चमड़े की रहती है ना। तो मरे चमड़े की धोखली से जब लोहा गल जाता है तो आप जीवित व्यक्ति की अगर हाय लोगे तो आपका, इसलिए कभी भी हमारे परिवार के बुजुर्ग नहीं, हमारे अड़ोस पड़ोस में भी कहीं भी हमें दिखते हैं, हमें अगर उनकी मदद की आवश्यकता है तो हर व्यक्ति को खड़े होना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। उजाले के लिए काफी नहीं है सूरज का ही निकलना, उजाले के लिए काफी नहीं है सूरज का ही निकलना, बशर्ते कि आपकी आंखें भी खुली हों। क्या बात। जरूरी है ना कि हम अपनी आंखें खोल के देखें। अगर मैंने आपको दिखाया तो उससे मतलब नहीं, आपके भी अंदर से कुछ आना चाहिए। जब तक अंदर से नहीं आएगा हम समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। और कविताओं के माध्यम से भी हमारी एक संस्था है सृजन साहित्य कुंज, जिसकी संयोजिका हूं मैं, और हमारी 15 महिलाएं जो हमारे से जुड़ी हैं, जो परिवार के स्तर पर रहती थी, बहुत अच्छा लिखती थी लेकिन मंच नहीं मिलता था, तो हमने उन सारी महिलाओं को जोड़ा है। और एक हमारा वार्षिक कार्यक्रम अभी ब्रह्म कुमारी आश्रम में ही हुआ है,
आशावरी 2025 ऐसे 18 वर्ष हो गए हमारी इस संस्था को। महिलाएं लिखती हैं, हम हर महीने अपनी बैठक करते हैं, उसमें हमारी चर्चाएं होती हैं, अपनी नई नई कविताएं सुनाते हैं और फिर साल में हमारा एक वार्षिक उत्सव करते हैं। और हमारे इस वार्षिक उत्सव की सुप्रसिद्ध साहित्यकार मालती जोशी जी मुख्य अतिथि रह बिल्कुल, चुके हैं। मैंने आज ही सुबह सुबह आपका ये देखा था। मालती जोशी जी से मिलने का सौभाग्य मुझे भोपाल में एक बार प्राप्त हुआ। हाँ, वो बहुत छोटी छोटी लेकिन परिवार से जुड़ी हुई रचनाएं लिखती थी। बहुत प्यारी और रचना। हमारे डॉक्टर अशोक भार्गव जी थे, हाँ जो हाँ उनकी बड़ी तारीफ करते थे। हाँ तो मैं जिज्ञासावश जैसे मैं आपसे मिला वैसे उनसे मिलने जरूर गया था। हाँ। बहुत ही गजब व्यक्तित्व की महिला थी। आज आपके मार्फत उनका भी स्मरण हुआ। सही बात है, पद्मश्री नहीं, उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला पद्मश्री है, पुरस्कार उनने प्राप्त किया था लेखन के क्षेत्र मालती में। जोशी जी की एक कहानी है बड़ी प्यारी सी, स्नेहबंध। हाँ हाँ, वो इसमें उन्होंने एक बहू है, वो कैसे मतलब आधुनिक परिवार से एक परंपरागत परिवार में आती है और कैसे वो बहू को कैसे बेटी का रूप दे दिया जाता है। तो मालती जोशी जी अपने आप में एक सामाजिक विषयों पर अद्भुत लेखिका रही हैं। अद्भुत लेखिका रही। उनकी एक और कहानी थी आठवां फेरा। आठवां फेरा वो तो आज तक दिल में बसी है, वो कहानी याद आता है कई कुछ चीजें उनकी। तो सही बात है, उनने भी हमको बहुत कुछ सिखाया है और मैं तो हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखती हूँ, जहाँ जाती हूँ वहां से भी मुझे कुछ ना कुछ लेके आती हूँ, कुछ ना कुछ लेके आती हूँ, इसलिए मेरे पास भंडार बहुत है। अब आशा है हमें भी आपके इस भंडार के कुछ जो कण मिलेंगे वो हमारे जीवन को आलोकित करते वो रहेंगे। तुमको तो मिल गए गोपाल। अब मैं आपको एक अपनी कविता सुनाना चाह रही हूँ। राम कहाँ? शबरी तो बहुत हैं पर राम कहाँ, सुदामा तो बहुत हैं पर श्याम कहाँ। राम तो राम है, श्याम तो श्याम है, अब जग में उनसा कर्म निष्काम कहाँ। राधा सा प्रेम, सीता सी पवित्रता ढूंढते हैं हम, पर अब मिलती है कहाँ। मृत्यु की गोद से सत्यवान को खींच लाए, ऐसी पतिव्रता की मूरत सावित्री कहाँ। श्रवण सा बेटा, भरत सा भाई, दुर्लभ हुए रिश्ते सारे, अब दिखते हैं कहाँ। हनुमान सा वफादार, विभीषण सा सत्य का तरफदार, बार बार खोजते हैं पर अब हमें मिलते हैं कहाँ। बाल कृष्ण सा प्यारा, बाल हनुमान सा न्यारा, ऐसा मासूम निर्भीक बचपन अब खो गया है कहाँ। आत्मविश्लेषण सत्य का अन्वेषण, आत्मविश्लेषण सत्य का अन्वेषण अब विस्मत हुआ, हम कभी अपने अंदर नहीं झांकते। आत्मबल और सत्य का अब वो चमत्कार कहाँ। न कर्म युद्ध है, न धर्म युद्ध है और न ही विचार शुद्ध है। न कर्म युद्ध है, न धर्म युद्ध है, न विचार शुद्ध है, जो आसुरी शक्तियों का विनाश करें अब ऐसे योद्धा कहाँ। रावणी प्रवृत्तियों से प्रेरित प्रदूषित हुआ समाज, रावणी प्रवृत्तियों से प्रेरित प्रदूषित हुआ समाज, राम राज्य की परिकल्पना साकार करें अब ऐसे लोग कहाँ। सत्य के अवतारों का न करो मात्र श्रवण व स्मरण। हम सारे महान विभूतियों को पढ़ लेते हैं, है ना, सुन लेते हैं। सत्य के अवतारों का न करो मात्र श्रवण व स्मरण, अपने जीवन में उतार कर करो सत्य का वरण। सत्य जब स्थापित होगा करेगा तुम्हारे हृदय को तरंगित, सत्य को पहचान बनाओगे हर उंगली करेगी तुम्हें इंगित। यही जीवन और मृत्यु का यथार्थ है, जब तक सांसें चलती रहे करते रहो परमार्थ है, करते रहो परमार्थ है। बहुत 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 सुंदर शब्द। घर घर रावण, पग पग लंका, सही इतने बात। राम कहाँ से लाऊं। सही बात है। लेकिन दीदी ने इसका भी उत्तर दे दिया है कि सत्य को पहचान बनाओ, हर उंगली करेगी तुम्हें ही इंगित। हम कुछ और दीदी इसी श्रृंखला में आपसे सुनना चाहेंगे। और कविता सुनना चाहोगे? जी जी अवश्य। चलिए सुनाते हैं आपको। अब आज देश की परिस्थितियां हैं, उस पर थोड़ा सा बोल देती हूँ कि गांधी तेरे देश में सियार भेड़ के वेश में, गांधी तेरे देश में सियार भेड़ के वेश में, छाती पर मुंह दल रहा है, गर्दन पर दांत गाड़ रहा है, भ्रष्टाचार के नाखूनों से देश का जिस्म फाड़ रहा है, भ्रष्टाचार के नाखूनों से देश का जिस्म फाड़ रहा है। तेरी अहिंसा और सद्भाव नीति न जाने किस मोड़ पर खो गई, तेरी अहिंसा और सद्भाव नीति न जाने किस मोड़ पर खो गई, हिंसा और वैमनस्य का बीज मासूम दिलों में बो गई।
हिंसा और वैमनस्य का बीज मासूम दिलों में बो गई। हमारे रहनुमा जाने कैसी कैसी को लाठी खा रहे हैं। तेरे 3 बंदरों की सीख छोड़ बुरा कर चौथी की सीख सिखा रहे हैं। लोकतंत्र से लोक हुआ विलुप्त, देश प्रेम हो रहा है सुप्त। नैतिकता की ऊंचाइयों को भूल हम अनैतिकता के रसातल में जा रहे हैं। इस गंगा जमनी गुलदस्ते से क्यों विध्वंस की बू पा रहे हैं। हमारी संस्कृति की मंद पड़ती आन बान और शान, बापू अब तेरे रघुपति राघव राजा राम कब चलाएंगे अश्वमेघ बाण, कब चलाएंगे अश्वमेघ बाण। बहुत सुंदर पंक्तियां दीदी। इन पंक्तियों को सुनकर मेरे मन में एक प्रश्न उपजा है। मैं दीदी से चाहूंगी कि वो मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करें। बोलो। कि आजकल सोशल मीडिया का एक बहुत दुरुपयोग हो रहा है। रील्स वीडियोस के माध्यम से हमारे नेताओं महापुरुषों का, जिनको हम बहुत आदर सूचक उनका नाम लेते हैं, उनका चरित्र हनन और मानहानि की जा रही है। और जो युवा वर्ग है जिन्होंने उनको पढ़ नहीं रखा है, वो इन सोशल मीडिया के वीडियोस के माध्यम से बहुत ज्यादा उससे प्रभावित होकर और अनर्गल एक प्रलाप में भी उनके संबंध में पड़ रहा है। तो इस विषय में आपके क्या संदेश? नहीं, ये आपने जो बोला ना, ये वाकई ये सोशल मीडिया, ये रील्स जो है ना, ये पतन की ओर ले जा रहे हैं। जी बिल्कुल पतन की ओर ले जा रहे हैं। और उस रील के माध्यम से कई बच्चे बहुत बुरी संगत में भी पड़ रहे हैं, कई आत्महत्या भी कर ले रहे हैं। और ये जो आपने बोला ना कि ये जो कंटेंट है, इस पे तो रोक लगनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसके लिए सरकारों को भी काम करना चाहिए। इस प्रकार की चीजें बिल्कुल नहीं। देखिए, समाज को प्रदूषित करने का काम जहां भी हो रहा हो, वहां तो रोक लगनी एक चाहिए। बहुत बड़ी बात की। आपने अंतरजातीय विवाह किया। आपने मतलब आप हिंदू धर्म से भी उतनी ही जुड़ी हुई हैं जितनी आप ईसाई धर्म से जुड़ी हैं। आप दोनों धर्मों में क्या समानताएं देखती हैं और क्या विभेद देखती हैं? किसी भी धर्म में ना कोई विभेद नहीं है, सारे धर्म एक समान है। मैं जब शुरू में अपने इस परिवार में आई, एंथोनी परिवार में, तो मैं दुर्गा जी की बहुत भक्त थी, तो मैं दुर्गा चालीसा पढ़ती थी। जब ये लोग मुझे चर्च लेके जाते थे, मैं जाती थी, तो मैं हाथ जोड़ के माँ माता मरियम की मूर्ति के सामने आंख बंद करके पूरी दुर्गा चालीसा बोली। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये ठीक है। बहुत सुंदर बात है। तो क्या है कि भगवान को मेरी भावना मालूम है, मैं शब्द से उसको मतलब नहीं है। मेरी जो भावना, जो आदर में उनके लिए, जो दुर्गा जी के लिए था, उनके लिए मन में आदर रख के मैंने अपनी वहां दुर्गा चालीसा बोल देती थी। धीरे धीरे वहां की भी प्रेयर सीखी मैंने। तो मुझे नहीं लगता कि धर्मों में कोई विभेद है, विभेद तो व्यक्तियों में है। मेरे पति ने मुझे मंदिर जाने से कभी नहीं रोका है कि तुम मंदिर नहीं जाओगी। मुझे नवरात्र में मंदिर जाना, वो खुद लेके जाते थे मुझे। चर्च जाने के लिए मैंने भी आनाकानी कभी नहीं की। ठीक है ना, धार्मिक स्थल है, वहां बैठ के हमको मन को शांति ही मिलती है। हम किसी का बुरा भला नहीं करते वहां पे सोच के ना, वहां कोई जो भी ईश्वर है उससे डर के हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हर व्यक्ति को भगवान का डर जरूर होना चाहिए। भय विनु हुए न प्रीत। भगवान से अगर आप डर के चलेंगे, आप जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करेंगे और हर जगह सफलता आपको प्राप्त होगी। इससे शायद इससे सुंदर धर्म की व्याख्या मैंने अपने जीवन काल में आज तक नहीं सुनी कि माता मरियम भी उसी शक्ति का स्वरूप है जिस शक्ति का स्वरूप दुर्गा जी है। भाव हमारे मन में है, आदर हमारे मन में है, और धर्म का भय होना चाहिए। धर्म भय का प्रतीक नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति के मन में धर्म का भय होगा तो वह गलत कार्यों को करने से पहले 2 पग पीछे हट जाएगा। और शायद यही हमारे सनातन की परंपरा रही और सभी धर्मों का यही संदेश भी रहा है। आज सुबह से जो मेरे मन में एक बहुत अच्छा विचार दीदी को लेकर के चल रहा था, इनका ओजस्वी चेहरा और वाणी की मधुरता और उसमें भी तारतम्यता देख करके ये मन में विचार आता है जो आपसे हमें चाहिए दीदी, इस नई युवा पीढ़ी के लिए, कि वो क्या था जो आपने पा लिया एकदम से, जो पूरी खिल गई आप सब चीजें, सारी चीजें जो आपके जीवन में आई, वो हमारे नव युवाओं के जीवन में कैसे आएगी, इस पे कुछ बताया। गोपाल, मुझे अभी थोड़े दिन पहले भी मुझे वहां बैतूल मिले थे, तो गाड़ी से मुझे कलेक्ट्रेट तक छोड़े और फिर आके घर में फोन करके पूछे, दीदी आपको ऐसा क्या मिल गया है, बोले जो आप इतने खुश हो। कुछ तो है, कुछ तो है। नहीं तो वो खुश ये है कि एक तो अपने आप पे कंट्रोल, हम भी इंसान हैं, कोई चीजें दिल को चुभती हैं, बुरी लगती हैं, लेकिन उसको हम कैसे
ऊपर वाले को समर्पित कर देते हैं कि इस चीज से मुझे तकलीफ हुई है, या आप देखो, मैं नहीं देखूंगी। तो मैं उस उलझन से निकल जाती हूँ। नहीं तो मन में उठते रहता है ना, किसी ने ऐसा बोला, इसको क्या जवाब दें क्या नहीं दें, अपन कुड़ते हैं। वो चीज मेरे मन में नहीं है। जहाँ कोई चीज मुझे लगी ना, उसको ऊपर वाले को सौंपा है कि देखिए ये चीज मुझे तकलीफ दे रही है, इसका निराकरण आप करो, मैं नहीं कर सकती हूँ। मन शांत कर लेती हूँ अपना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक चीज जो आप हमें आज देकर के जाएं, आप सामाजिकता से सरोकार रखते हुए विभिन्न परिवारों से मिलते हैं, जो आपकी मदद होती है वो आप कर देते हैं। कितना इन्वॉल्वमेंट आपका रहता है, मतलब किस हम चीज में? जैसे एक लगाव अगर जैसी होता है तो वहां पर हमको दुख होना चालू होता है, खुशी होना चालू होती है। आप इतने सारे लोगों के साथ जुड़ती हैं, तो उसको कहाँ तक अपने साथ में अपने जीवन में प्रवेश देती हैं, उन चीजों को, उन घटनाओं को जिनसे दुख होता है? क्योंकि मैं अभी जो नई पीढ़ी को देख रहा हूँ, उनमें डिप्रेशन बहुत ज्यादा आ रहा है। तो उस रूप में मैं इस चीज को जानना चाहता हूँ कि भाई आप लोग अपने आप को मैनेज कैसे रखते हैं? हम यहाँ उन लोगों को बुला रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो दीर्घायु होने के साथ स्वस्थ हैं और हमारे इस पूरे पारिवारिक जीवन में समाज की रीढ़ की हड्डियां ये लोग हैं, जिनको हम यहाँ बुला करके इनके सुवचनों का आनंद लेते हैं। तो इस पे आप कुछ प्रकाश डालिए। मैंने आपसे कहा ना कि बहुत सारी विसंगतियां हैं समाज में, बहुत चीजें जो हम पे प्रभाव डालती हैं, है ना। लेकिन हमको उसमें डूबना नहीं है, उससे निकलना है ना। हम निकलेंगे तो हम सामने वाले को डिप्रेशन से निकालेंगे। तो हमारे अंदर वो चीज होना चाहिए कि हमको इस व्यक्ति को निकालना है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे। और कई लोग आते हैं जो मेरे पास आके यही बोलते हैं, हमको तो आपके पास आते हैं ना, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, अच्छा लगता है, आपसे बात करके अच्छा लगता है। तो मैं सबको कहती हूँ कि अगर आपको कोई परेशानी है, आधी रात को मुझे आप कॉल करो, मुझसे बात करो, या मेरे घर आ जाओ। आप जब भी आओगे मैं आपको समय दूंगी, ये नहीं है कि मैं आपको समय नहीं दूंगी। आप जब भी, कई लोग रहते हैं कि मैं इस समय, मुझे 12:30 फोन किया, मैं बोलती मैं यहाँ ऑफिस में हूँ, यहाँ जा। वो जहां भी आते हैं वहां मैं उनकी बात सुनती हूँ। मैं किसी का कुछ कर नहीं रही हूँ, लेकिन मैंने अगर उसकी पीड़ा को सुन लिया है, आधा दर्द उसका वहीं कम हो गया, है ना। तो ये चीज होना चाहिए ना हम में। अब कोई बताने आता है, कोई बोलने आता है और हम बोलते हैं समय नहीं है, या ये तो रोते ही रहता है, ये तो ऐसे ही बोलता है। इस तरीके की बात नहीं होना चाहिए। कोई रो रहा है तो जरूर उसको तकलीफ है ना, तो हम कुछ नहीं कर रहे, हम सुन तो लें, सुन लें, और फिर अगर जो कुछ बोल सकते हैं उसको सांत्वना दे सकते हैं, दे, मदद कर सकते हैं, करें। ऐसा नहीं है हम सबकी पूरी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। किसी को 100 रुपए की जरूरत है, आपने 10 रुपए भी दिया तो थोड़ा सा उसको सुकून मिलता है। तो करना चाहिए, जो हमसे बनता है वो करना चाहिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति दीदी, आप ऊंचाई तक बैतूल से पधारे और हमारे इस कार्यक्रम के सहभागी बने। ये संस्था आपका सम्मान करती है, और जब भी हमारे को यहाँ प्रेरणा की आवश्यकता होगी, हम चाहेंगे कि आप यहाँ जरूर पधारें। मैं इस कार्यक्रम के समापन के लिए हमारी छोटी बहन प्रज्ञा कीर्ति जी को आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित मीरा दीदी, जो ऊर्जा और ओजस्विता की प्रतिमूर्ति हैं, उन्हें हम जितना सुने उतना कम है। और मैंने तो दीदी को शिव जैसा पाया कि उन्होंने दूसरों के विष को ग्रहण भी किया, लेकिन उसे अपने कंठ से नीचे नहीं बढ़ने दिया, और उनके भीतर की जो ऊर्जा थी उसे उन्होंने दूसरों में समाविष्ट किया। बहुमुखी प्रतिभा का धनी होना हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन दीदी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। आज ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे बीच में उपस्थित है। हम बड़े लाभान्वित हुए दीदी की बातों से। परिवार परामर्श केंद्र हो, देहदान हो, साहित्य हो, वृद्धाश्रम पर बेबाक बात कहना हो, धर्म हो या राजनीति हो, दीदी का पूरा जीवन सेवा और सद्भावना की मिसाल रही है। और आपके जो शब्द हैं कि ईश्वर के प्रति इतने समर्पित हो जाओ कि अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पण कर दो, तो चेहरे पर ऐसा ही तेज और ओजस्विता उत्पन्न होती है। ये मेरे लिए आज का संदेश हो गया। मैं इसे अपने जीवन काल में जरूर ग्रहण करूंगी। धन्यवाद। इसे कबीर ने इस प्रकार कहा है कि सार सार को गही लिए और थोथा देई उड़ाए। हम दीदी के उत्तम स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।